गुड मॉर्निंग। आ जाओ बैठो। गुड मॉर्निंग भी सबसे पहले सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र सिंह आपका एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं एक बार फिर से। एक हमने टॉपिक किए हैं कौन कौन से, जो पीछे हिस्ट्री में अब तक हो चुके हैं। पराग और आद्य इतिहास को हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हमने किया था सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम पोर्शन, जो उसका पतन कैसे हुआ था वो, ठीक है। उसके बारे में जैसे हमने कौन सा किया था, हड़प्पा सभ्यता। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। कहां पड़ती है भी ये एरिया सारा? पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। मेजर पोर्शन किस में रहेगा? भारत में। आजादी से पहले जब तक इन एरिया की खोज नहीं की गई थी, तब तक क्या था, अभी ज्यादा हिस्सा कहां पे था? पाकिस्तान में था, ठीक है। लेकिन जैसे आजाद हुआ भारत, जो खुदाई का प्रोसेस है वो लंबा शुरू हुआ, उससे क्या पता चला भी ये भारत में ज्यादा फैली हुई है, पाकिस्तान में कम फैली हुई है, ठीक है। काल का मैंने आपको बताया था, इसके समय पीरियड कौन सा है इसका? एरिया किसमें? देखो उसमें आप वहां पे नहीं जाना है आपने, आपको बस ध्यान में होना चाहिए भी उत्तर हड़प्पा ही है, वो आपने ध्यान में रखनी है 1900 से 1200 तक। हमें ध्यान में एक ही चीज रखनी है, ये वाली एग्जाम में क्या आएगी, ये वाला आएगा हिस्सा, ठीक है। आगे समझ में? क्षेत्रफल कितना बताया था मैंने आपको इसका? लगभग 4 जगह बताई थी मैंने आपको। एक इधर, यहां पे आलमगीरपुर, इधर इधर है विद्यावाद्रा महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये सुतकाल। नामकरण का मैंने आपको बताया था, किस वजह, कितने नाम है इसके? 4। समकालीन सभ्यताएं, शुरुआत कब से हुई थी? खोज की शुरुआत, न कि उत्खनन की। मैंने अभी बोला है भी शुरुआत खोज की, न कि उत्खनन की। पता कब चल गया था इसके बारे में? 1800। लेकिन उत्खनन कब शुरू हुआ? 1900। दशा मैंने आपको बताई। दशा मतलब क्या भी, वहां पे राजनीतिक माहौल कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक कैसी थी और सांस्कृतिक कैसी थी। समझ में आ गया सभी को? ये एरिया है सारा, ठीक है। अब क्या है, मैंने कहा था आपको हम स्टार्ट करेंगे किसको, अब आगे पढ़ेंगे वो कौन सा काल होगा भाई, ठीक है। कौन सा काल होगा? वैदिक काल या वैदिक सभ्यता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ एक चीजें हैं जिनके बारे में क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए भी, ठीक है। क्योंकि वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो यहां से स्टार्ट, इतिहास कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? ऐतिहासिक इतिहास, ठीक है। प्राक और आद्य और ऐतिहासिक, 3 मैंने आपको बताया, 3 पोर्शन में आप इसको करते हैं पूरे इतिहास को। चाहे वर्ल्ड का पढ़ेंगे तो भी इसी तरीके से पढ़ेंगे, और भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो भी इसी तरीके से।
अच्छा, अब क्या बात आती है भाई, इतिहास निर्माण के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। इतिहास को हम बनाएंगे भी, ये इतिहास प्राक इतिहास का है, ये आद्य का है, ये ऐतिहासिक का है। उसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ स्रोत ढूंढेंगे। वो कौन कौन से होंगे। किसी भी सभ्यता को जानने के लिए कौन से स्रोतों की जरूरत पड़ती है भाई। चार पांच बार डिस्कस कर चुके हैं अपन इसको। अरे कोई भी सभ्यता है उसके बारे में जानकारी लेंगे हम, तो उसके बारे में पहले क्या क्या चीजें मिलेंगी हमें उसके लिए। कोई अवशेष मिलेगा, कोई बर्तन मिलेंगे, कहीं पे कुछ लिखित साक्ष्य मिलेंगे। उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, खाका खींचेंगे भी ये सभ्यता ऐसी रही होगी। ठीक है, भूलते बड़ी जल्दी हो गई। सबसे पहले काम क्या होगा किसका, कोई भी चीज है बहुत पुरानी है तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले उसकी उस जगह की क्या की जाएगी, खुदाई की जाएगी। क्या की जाएगी, खुदाई। और खुदाई कितने तरीके से होगी, दो तरीकों से। कितने तरीकों से, कौन कौन से। एक ऐसे धरातल पे खोदना और एक डिग करके अंदर गहरा। इनमें से कौन सा लंबा, जो लंबा होगा वो अनुलंब, और जो पूरे वृत्त एरिया के हिसाब से होगा वो 37। ठीक है, इनमें से मैंने आपको बताया था, इनमें से एक थोड़ी महंगी है, एक थोड़ी सस्ती है। किस, कौन सी इनमें महंगी, कौन सी सस्ती है। सस्ती है या महंगी है, महंगी है। क्या कारण है महंगा होने का। एक बहुत बड़ा एरिया क्या करता है, खुदाई करनी पड़ती है, एक बहुत बड़े एरिया की। किसके अंदर, 37 में। अनुलंब में क्या होगा, या लंबवत, तो उसमें क्या करेंगे, छोटा एरिया लिया, उसको गहराई तक खोदेंगे, 5-6 फुट तक खोद के छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको सवाधान की पिक्चर दिखाई थी कुछ, कल देखी थी फोटो आपने। उसमें क्या था, एक एरिया लिया, स्क्वायर एरिया या आयताकार लिया, उसके अंदर क्या है, फुट एक उन्होंने क्या कर रखा है, खुदाई कर रखी है, और उसी में क्या मिल गया उनको, अवशेष। अगर वो ही अगर अनुलंब होती तो क्या होता, एक बहुत बड़ा एरिया। क्योंकि हमें पता है जितनी भी सभ्यता है, कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, वो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। सारे शहर क्या है, किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। तो इस वजह से क्या, इतने बड़े एरिया को खोदना क्या हुआ, एक बहुत महंगा प्रोसेस है अभी। तो इसलिए ज्यादा किस पे ध्यान देते हैं, कौन सी खुदाई पे, अनुलंब पे। ठीक है, जानने का एक तरीका कौन सा, पुरातात्विक खोज। कौन सी खोजें, इसमें क्या क्या आएगा भाई, पुरातात्विक खोजों में क्या क्या आएगा। बहुत कुछ पढ़ लिया अभी तो आपने, खासकर पुरातत्व के बारे में, तो याद होना चाहिए। बर्तन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, बर्तन और मूर्तियां आ जाएगी भाई, और मोहरें आ जाएंगी। और बताओ, अभिलेख, और क्या, जोर से बोलो भाई, इतनी है बस। सिक्के, और एक टाइम में एक ही चीज बताते हो भाई, औजार, ये भी तो थे उसमें। हमने जो पूरा इतिहास पढ़ा है, कौन सा, प्राक इतिहास, वो सारा किस पे पढ़ा है, इसी चीज पे तो पढ़ा है। पत्थर कैसे थे, उनकी शेप कैसे थी। जैसे जैसे इनमें पत्थरों के क्या, औजारों में क्या होता रहा, बदलाव होता रहा, नई नई संस्कृतियां पैदा होती रही। शुरुआत हमने कहां से की थी, पाषाण से शुरू। कहां से शुरू किया था हमने, पाषाण से भी। ठीक है,
शुरुआत ही हमने पाषाण काल से की थी, ये जो पत्थरों का काल था जो, वहीं से शुरुआत की थी। तो सबसे पहले कौन से? पत्थर, फिर पत्थर से बने औजार। बाद में जैसे जैसे और सभ्यताएं आती रही, हम उन चीजों के बारे में और भी, कहीं पे जैसे लिखित साक्ष्य मिल गए तो वहां पे क्या मिल गई हमें? किसके साक्ष्य मिल गए? लिपियों के भी। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, हर भाषा का लिखने का तरीका क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, ये कौन सी लिपि है? ये जो अभी लिख रखी है बोर्ड पे, देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी कैसे लिखी जाती है भाई? जो आड़ा ऊड़ा वगैरह लिखते हैं ना, वो क्या होती है? वो गुरुमुखी है। और ये कौन सी है? देवनागरी। ध्यान रखा करो भी थोड़ा। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें? बर्तन। हर सभ्यता के अंदर बर्तनों में क्या मिलेगी? उनकी बनावट में, ठीक है, उसमें क्या मिलेगा आपको? अंतर मिलेगा। कलर कॉम्बिनेशन है उसमें अंतर मिलेगा। ठीक है, साइज में अंतर मिला, किसमें बहुत बड़े मिले, कहीं पे छोटे छोटे बर्तन मिल जाएंगे, कहीं पे लाल रंग से बनाए, कहीं पे काले रंग से मिलेंगे। देखा था ना हमने ये भी, कई सारे बर्तन क्या थे? बिल्कुल लाल, और कुछ बिल्कुल ही काले। काले पे किससे चित्रकारी की हुई थी? सफेद से, और लाल पे काले से। ठीक है, बर्तन के बाद सिक्के कैसे आएंगे भी? सिक्के कहां पर मिले हैं? अब तक हमने पढ़ा, उसमें जिक्र आया सिक्कों का? अब तक जितनी सभ्यताएं हमने पढ़ी हैं, सिक्कों का जिक्र किस सभ्यता के लिए आया है? हाँ, केवल मेसोपोटामिया का हमने जिक्र है। वहां के कुछ सिक्के क्या मिले हैं? हड़प्पा में मिले। हड़प्पा में सिक्के थे, ये मैंने लिखवाया था। हड़प्पा में सिक्कों का यूज नहीं किया जाता। व्यापार किस तरीके से किया जाता था? वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिला है कोई अब तक? सिंधु घाटी सभ्यता तक नहीं मिला। मैंने क्या कहा है? लिखित साक्ष्य मिला है कि नहीं मिला? हाँ, बस पढ़ा है कि नहीं वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पढ़ लिया तो ये ऐतिहासिक में चली गई, अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो किस में है? आद्य इतिहास में है। तो लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं। कौन सी लिपि के मिले हैं? बुस्ट्रोफेडन या भाव चित्रात्मक शैली के। कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं। खिलौने मिले हैं। ये चीजें ध्यान में रखनी है आपने। अवशेष हर जगह मिलेंगे, कहीं पे लिखित ज्यादा मिलेंगे, कहीं पे पुरातात्विक मिलेंगे। दो ही साक्ष्य है किसी चीज को ढूंढने के, या तो क्या होगा? एक तो साहित्यिक, या फिर वो क्या होगा? पुरातात्विक। ठीक है, भी किसी अगर जगह के बारे में जानकारी जुटानी है, तो वो किस तरीके से? या तो उसके साहित्यिक साक्ष्य मिलेंगे हमें, या उसके पुरातात्विक साक्ष्य मिले। साहित्यिक में क्या होगा? साहित्यिक में वो साक्ष्य रहेंगे भी उस समय का साहित्य लिखा गया हो, और साहित्य के अंदर उस जगह की क्या होगी? जानकारी होगी। ठीक है, जैसे रामायण की जानकारी कहां से मिलती है हमें? वेदों से मिलती है। ठीक है भाई, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आता है जिक्र, बस ध्यान में रखना है। जितने भी ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण है, उनके अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा भी कौन से एरिया में ये घटना हुई थी। तो वो साक्ष्य कौन से हो जाएंगे? साहित्यिक। किसी राजा के बारे में उसकी क्या लिखी गई? जीवनी लिख दी। या कोई विदेश से कोई नागरिक आया, उसने क्या किया? विवरण लिख दिया। किसी एक विदेशी नागरिक का नाम बताओ भी जो भारत में आया था।
वास्को डी गामा। और सिकंदर। और हम क्या देख रहे हैं भी ऐसा कोई जिसने साहित्यिक जानकारी दी हो, उसका नाम। इन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं दिया था, लिखा हुआ कुछ नहीं था, न सिकंदर ने ऐसा कुछ लिखा था। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कोई किताब, कोई बुक लिखी हो भारत की राजनीति पे, भारत के समाज पे। इब्न बतूता, बहुत बढ़िया भाई। और कोई? ये नाम सुना है किसी ने? सुना है? ये ठीक है, ये लोग हैं, ये क्या आए हैं भारत के अंदर, जो राजा हुए उनके दरबारों में आए हैं, वहां पे रहे हैं, टाइम लगाया, बिताया इन्होंने, और इन्होंने क्या लिखा है उस टाइम की राजनीति के बारे में जानकारी दी है, उस टाइम के समाज के बारे में। तो ये क्या हो जाएंगे, वो साहित्यिक स्रोत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो? साहित्यिक स्रोत भी, जिसके आधार पर, जिस साहित्य के आधार पर हम एक जगह का पूरा मैप तैयार कर लें, वो क्या होंगे? साहित्यिक। पुरातात्विक, पुरातात्विक साक्ष्य कौन से होंगे भी? पुरातात्विक नहीं पता? पुरातात्विक साक्ष्य, ये नाम क्या है? इसी से ये बना है। पुरातत्व के बारे में पता है? हाँ, जो थोड़ी देर पहले हमने लिखे थे वो सारे किस में आएंगे? पुरातत्व में आएंगे। बर्तन है, औजार है, खिलौने हैं, कोई मोहर मिली है, वो सारे पुरातात्विक में। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है भी, हमने क्या देखा था? एक एज का देखा था भी, किसी भी कोई भी जगह होगी, अगर उसकी आयु किसी जगह की, किसी स्थल की, किसी व्यक्ति की, किसी बर्तन की अगर एज निकालनी है तो हम कौन सी विधि का यूज करते हैं? C14। क्या होता है ये? कार्बन डेटिंग। ये है क्या? कार्बन का एक आइसोटोप या समस्थानिक, जिसको हम बोलते हैं। यही विधि क्यों अपनाई जाती है? एक और है भाई, ये भी ध्यान रखना, कई बार ये भी आ जाता है, U235, यूरेनियम 235 पद्धति का भी यूज किया जाता है, लेकिन ये क्या है, इतनी कारगर नहीं है, ये ज्यादा कारगर है, इसलिए ज्यादातर किसको यूज किया जाता है? सबसे अधिक C14 को। इसमें क्या होता है भी जितनी भी चीजें हैं, खासकर जो जीवित, उनमें क्या होगा? कार्बन की मात्रा हमेशा रहती है, एक तरीका मैंने बताया था। तो और ये क्या है, इस समय के अंदर अगर कोई वस्तु है 5 या 6 हजार साल पहले की, अभी चेक किया जाएगा भी उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, और उस कार्बन से क्या होगा, फिर इसकी एज डिफाइन की जाएगी। ये एक साइंटिफिक तरीका है भाई, किसी को अगर इसके बारे में अच्छे से देखना हो तो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी आपको। ठीक है, वो बता देंगे भी सही से एजिंग कैसे की जाती है। वैसे हमारे लिए इतना वो नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम में बस ये ध्यान में रखना है, कोई आपसे ये नहीं पूछा भी कार्बन C14 यूज कैसे की जाती है, बस पता होना चाहिए भी यूज करते हैं। ये भी एक प्रमुख स्रोत है भाई, खासकर कब? जब हम कहां पे आएंगे, अभी ऐतिहासिक इतिहास में आएंगे, तब बहुत सारे क्या मिलेंगे हमें? सिक्के मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सिक्के मिलेंगे भाई। सिक्कों के विज्ञान को, या सिक्कों को, जो सिक्कों की जानकारी है उसके बारे में जो विज्ञान है, उसको हम क्या कहते हैं? मुद्रा
ठीक है, क्या कहते हैं? और ये नाम भी मिल सकता है आपको भी, न्यूमिस्मेटिक्स। ये ध्यान में रखना है, कई बारी ये नाम भी आ जाता है। अभी ज्यादातर सिक्के कहां के मिलेंगे हमें? ऐतिहासिक काल के बाद में। पहले हमारे पास सिक्कों के स्रोत बहुत कम है। मौर्य काल में सिक्के बहुत मिलेंगे आपको, और गुप्त काल में भी। ठीक है, मौर्य काल और गुप्त काल को कहते हैं भी जो भारत है अपना, उसका स्वर्ण अगर इतिहास कोई रहा है तो वो कौन सा रहा है? गुप्त काल या मौर्य काल। उसी वक्त क्या है, चाहे वो स्थापत्य कला है, ठीक है, राजनीति चाहे रही हो, या भारत का वर्चस्व रहा हो पूरे विश्व पे, उस वक्त सबसे अधिक था। पूरा एरिया अगर हम बात करें भी, यही ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या किया, पूरे भारत के ऊपर इन्होंने क्या किया? राज किया। मौर्य से पहले भी एक आएगा, एक व्यक्ति का नाम, जिसने क्या किया अभी पूरे भारत पे राज किया था। उससे पहले कोई ऐसी चर्चा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें भी आएगा नगरीकरण के बारे में। हमने पढ़ा पहला नगरीकरण कब हुआ भारत में? पहला नगरीकरण कल ही खत्म किया हमने। पूरी सभ्यता पढ़ी है हमने भी, नगरीकरणीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, फिर भी वही ध्यान रखा करो इन चीजों को। मैंने कहा भी आप रिवाइज किया करो सारी। पहली नगरीय सभ्यता होगी, दूसरी कब आएगी? वैदिक में आ जाएगी। वैदिक ग्रामीण सभ्यता है। क्या है? ग्रामीण सभ्यता। मौर्य काल आएगा, मौर्य काल के साथ में बौद्ध धर्म, जब जैन धर्म आएंगे तब क्या होगा? दूसरा नगरीकरण होगा भारत के अंदर। ये हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही वैदिक खत्म होगा उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? आ जाएगा मौर्य काल। उत्तर वैदिक काल आएगा, फिर महाजनपद आएंगे। फिर क्या आएंगे? महाजनपद। महाजनपद धीरे धीरे डेवलप होंगे। उनमें सबसे फेमस कौन सा होगा? मगध होगा। फिर मगध पे कौन राज करेगा? मौर्य राज करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मौर्य को। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपने ध्यान में रखना है भी, हम आगे कैसे कैसे चलेंगे। हमें भी इंस्ट्रक्शन मिली है, भी स्पेशल हिदायतें मिली हैं भी, अपना टाइम टेबल है वो पहले बना के सबमिट करवाएं, विशेष हिसाब से आप बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है, हमारे ऊपर भी दबाव रहता है भाई। ठीक है, गुप्त काल में क्या मिलेंगे आपको? यहीं से पता चल जाएगा भी उस वक्त कितना समृद्ध रहा होगा भारत। जब करेंसी आपकी सोने में आने लग जाए तो सोच लो भी वहां पे पावर कितनी ज्यादा रही होगी उस वक्त। ठीक है, तो सिक्कों के बारे में ये 2-3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, क्या कहते हैं इसको, ठीक है, और कौन कौन से सिक्के फेमस रहे हैं। इसके अलावा बाहरी बहुत मिलेंगे हमें भाई। क्या मिलेंगे? बाहरी जो सिक्के हैं वो भी बहुत मिलेंगे, अलग अलग समय पीरियड में हम देखेंगे। अभिलेख मैंने आपको बताया था, क्या होते हैं अभिलेख? पत्थरों पे किस कोई लिखा हुआ या कोई लिपि लिखी हुई है, वो क्या होगी? अभिलेख। उसके शास्त्र को क्या कहेंगे आप? पुरालेख शास्त्र। ये वैसे क्या है भी, हमने पढ़ रखा है, ये चीजें आई है, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो ये हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। इंग्लिश में आ जाएगा तो कई बार क्या है भी, ये देवनागरी में दे देते हैं सीधा भी, एपिग्राफी। क्या? एपिग्राफी। ठीक है, अभिलेख के साथ मैंने एक चीज और बताई थी आपको, शिलालेख। ठीक है, अच्छा ये तो था अभिलेख के बारे में। अब जो तिथि निर्धारण करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अभी C14 विधि से हम क्या करते हैं कि निर्धारित करते हैं किसका? टाइम पीरियड का। तो उसके अगर शास्त्र को क्या कहेंगे आप? पुरालिपि शास्त्र। और जितने भी अभिलेख हैं, जो चीजें हैं हमारी भारत के अंदर, वो अगर पूछ ले सबसे अधिक कहां पे है, तो वो कहां पे है?
मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में। इससे एक चीज ये भी आपके ध्यान में आ जाएगी भी, जो भारत के अंदर है जो मुख्य पुरालेख शास्त्र है उसका कार्यालय कहां पे है, तो वो कहां पे हो जाएगा, मैसूर में हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो? लिखनी पड़ेंगी। मैंने कहा है सारा कुछ आपको मेरी तरफ से नहीं मिलेगा, कुछ आपने मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ चीजें बुक्स में भी हैं, वो आप अपने नोट्स में ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, नोट्स में है चीजें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो क्या है आपस में हमने तो डिस्कस की, लेकिन वो है किसके अंदर, बुक में है, नोट्स में नहीं है। तो आप कहां से ऐड कर लेना उनको, बुक से ऐड कर लेना। दूसरा हमने बताया था आपको क्या, साहित्यिक स्रोत। इनकी शुरुआत अभी करेंगे हम भाई, जब हम कब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्योंकि साहित्यिक स्रोत हैं वो कब स्टार्ट होंगे, वैदिक सभ्यता के बाद। वैदिक सभ्यता से पहले हमारे पास साहित्यिक स्रोत कुछ एक हैं लिखे हुए, लेकिन उनके बारे में क्या है हमें जानकारी नहीं, हमने उनको पढ़ा नहीं है। इसलिए जो चीजें ये सारी आएंगी, ये कब आएंगी, किसके बाद आएंगी, वैदिक सभ्यता के बाद। सबसे पहले जानकारी किससे मिलेगी, वेदों से। वेदों में जानकारी मिलेगी सारी, वो पढ़ेंगे हम। जब क्या पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल को पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल को पढ़ेंगे, उसमें आएगी वेदों के बारे में जानकारी। कौन से वेद के बारे में जानकारी आएगी, ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद की आएगी, ऋग्वेद के वक्त में टाइम पीरियड में कैसा समाज था, महिलाओं की दशा कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक में बाकी 3 है जो वेद बच गए हमारे, वो वेद पता है कितने हैं, 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, अर्थवेद मत कहना अभी। इसके बाद क्या है, वेदांग। वेदों को समझने के लिए, अब वेदों की भाषा क्या रही है, बहुत प्राचीन रही है, वो संस्कृत में रही है, तो हर व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता। उसके लिए क्या बनाए गए हैं, वेदांग बनाए गए, वेदों के अंग बनाए गए हैं। वो संख्या में कितने हैं टोटल, 6। व्याकरण हो गई जैसे, तो व्याकरण के हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये हम कब पढ़ेंगे, ये सारे लिखवाऊंगा हम आपको। वेद है, उनके वेदांग है, उपवेद कौन से है, उपनिषद कौन से आएंगे, इसके साथ आरणक आएंगे, वो कैसे होंगे, वो सारे हम लिखेंगे कब, जब वैदिक सभ्यता शुरुआत करेंगे। ये साहित्यिक स्रोत है किसी भी इतिहास को लिखने का। फिर क्या आ जाएगा, कर्मकांड साहित्य, महाभारत और रामायण, इनको थोड़ा अलग रखना है कर्मकांड साहित्य से। ठीक है, क्योंकि कर्मकांड साहित्य कौन सा होगा, खासकर किसमें, अथर्ववेद में। किसमें, अथर्ववेद है, उसके अंदर क्या है, कर्मकांड, टोने टोटके, जादू टोना, सारी जानकारी कहां मिलती है, अथर्ववेद में। ठीक है, तो वो हो जाएगा। वैदिक में क्या रहेगा, सबसे पहले क्या है, वैदिक जो स्टार्टिंग का वैदिक काल था हमारा, वो बहुत अच्छा था भाई। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना है, शुरुआत में ये चीजें लिखी हुई नहीं थी, इनको बहुत बाद में लिखा गया है सारों को। कोई आपसे पूछ ले भाई स्टार्टिंग के जो वेद है वो लिखे हुए थे कि नहीं थे, तो आपने ध्यान में रखना है स्टार्टिंग के जो वेद है वो लिखे हुए नहीं थे, बहुत टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ, वो उनको लिखा गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये कोई पूछ ले आपसे भी स्टार्टिंग के जो वेद थे शुरू में, जैसे 1500 ईसा पूर्व है, ठीक है, उस वक्त वेद लिखे हुए थे कि नहीं थे, तो लिखे हुए उस वक्त केवल श्रुति पे चलते थे भी। गुरुकुल होती थी, गुरुकुल में क्या होते थे, गुरु है वो अपने पास क्या करते थे, बच्चों को बैठा के उनको कंठस्थ करवाते थे भी, और वो ही क्या धीरे धीरे आगे चलता रहता था। ऐसा सिस्टम था, लिखने का ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, आएगा नहीं आपके एग्जाम में, नहीं आपसे पूछा जाएगा, बस आपको जानकारी
होनी चाहिए। ये कुछ मौलिक बातें होती हैं, जैसे मैंने आपको एक जब हम पढ़ रहे थे आब के बारे में बताया था, ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें आएगी तो वो क्या होना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। महाभारत और रामायण से भी क्या मिलेगी, हमें जानकारी मिलेगी उस वक्त की भी, कैसा वहां पे समाज था, कैसे लोग रहते थे, ठीक है, राजनीति वहां की कैसी थी। अलग है ये थोड़ा, हाँ। कर्मकांड का ध्यान में रखना है, कर्मकांड साहित्य में आपने ज्यादातर रखना है किसको, अथर्ववेद को। फिर आएगा कौन सा, जैसे ही हम मौर्य काल की तरफ महाजन पदों में जाएंगे तब क्या आएंगे, दो धर्म उभर के आएंगे भी। कौन कौन से, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सुना है इनके बारे में, कोई धर्म क्यों आता है अभी, किसी धर्म का उद्भव क्यों होता है, हाँ देखो मैंने आपको बताया है, कोई भी अगर मन में बात है किसी भी चीज से उसको बोलना है, पहले दिन से ही मैंने कहा था, क्योंकि जब तक पुरानी चीज नहीं जाएगी वहां पे नई नहीं आएगी, ठीक है। इनसे पहले धर्म कौन सा चल रहा है, वैदिक काल में कौन सा धर्म रहेगा प्रमुखता से, प्रमुख धर्म कौन सा रहेगा वैदिक का काल का, हिंदू। कौन सा धर्म रहेगा, हिंदू धर्म रहेगा। अब हिंदू धर्म में क्या है, जब तक ऋग्वेद चलता है, कौन सा, ऋग्वैदिक काल चलता है, तब तक ठीक है, चीजें क्या है, ठीक है। जातियों का बंटवारा है, वर्ण का बंटवारा है, वो किससे चल रहा है, ऋग्वैदिक काल में, लेकिन किस आधार पे, कर्म के आधार पे। जो लोग जैसा काम कर रहे हैं उनका वर्ण और जाति क्या होगी, वैसी ही होगी। इसमें कहा जाता है ऋग्वैदिक काल में भी, अगर एक घर में 4 भाई हैं, कितने भाई हैं, 4, अगर एक सेना में है तो उसकी जाति धर्म क्या हो जाएगा, वो क्षत्रिय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो क्षत्रिय। एक भाई व्यापार का काम कर रहा है तो उसका वर्ण क्या हो जाएगा, जाति वैश्य हो जाएगी, ठीक है। एक भाई यज्ञ वगैरह करवाता है, धार्मिक अनुष्ठान करवाता है, तो वो क्या बन जाएगा, ब्राह्मण। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कोई काम नहीं करता, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, शूद्र। या फिर ऐसे काम करता हो जो समाज में जिनको मान्यताएं प्राप्त न हो, वो क्या हो जाएगा, शूद्र। तो इस तरीके से क्या है, एक ही परिवार में सारे वर्ण देखने को मिल जाते थे, किस काल में, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जैसे ही ऋग्वैदिक काल खत्म होता है उसके बाद क्या होती है, जाति है वो क्या हो जाएगी, कर्म आधारित नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, जन्म आधारित। क्या हो जाएगी वो, जन्म आधारित। जन्म आधारित समझते हो, जैसे अब हमारे सिस्टम चल रहा है वो जन्म आधारित है, न कि कर्म आधारित। तो हिंदू धर्म में क्या हुआ, जैसे ऋग्वैदिक काल खत्म होगा तो इसमें क्या आ जाएगी, बहुत सारी बुराइयां आ जाएगी भी हिंदू धर्म में, क्या आ जाएंगी, बुराइयां। और खासकर कौन सी, वर्ण वाली। तो उसको खत्म करने के लिए क्या होगा भाई, कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे भी इस धर्म से जो हमारे उपदेश, देखो इन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया था पहले क्या इन्होंने उपदेश दिए थे, क्या दिए थे, उपदेश। बाद में क्या है, लोग इनसे जुड़ने लगे और कौन सा धर्म बन गया, बुद्ध से तो बौद्ध धर्म बन गया, और महावीर स्वामी से कौन सा बन गया, जैन धर्म बन गया, ठीक है। लौकिक साहित्य, ऐसे किस्से कहानियां जो कैसे लिखती हो, लॉजिकल न हो, क्या हो, जैसे हम नहीं कहते भी हवा में बातें करना, ऐसी कोई कहानियां रही हो भी, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं भी 100 फुटे आदमी थे। स्वाभाविक ये नहीं है, लेकिन वो क्या लिखा गया, किताबों में कई जगह लिखा गया है, तो वो क्या होगा, लौकिक साहित्य। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इन चीजों के बारे में, सारों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र
और अभिज्ञान शाकुंतलम, 2 किताबें हैं भी, इनसे भी इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। कौन कौन सी? अर्थशास्त्र और अभिज्ञान शाकुंतलम। किसके द्वारा लिखी गई है? दोनों? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य और कौटिल्य। और कोई नाम? है भी कोई और नाम? कौन सा? बोलो फिर, कोशिश करो। विष्णुगुप्त। इन तीनों नाम में से जाना जाता है किसको भाई? चाणक्य को। चाणक्य के बारे में आपने कहानी सुनी होगी कि चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने राजा किस तरीके से बनाया था। सुना इनके बारे में? दूसरा सुना देंगे, चलो कोई बात। आप सभी को पता है, या भी नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं, भी सिकंदर है वो क्या निकला था? पूरे विश्व पे राज करने के लिए निकला था। अब हम बात करते हैं किसकी? भारत की। किसकी बात करेंगे हम? ये जो इलाका है ये भी किस में था? पहले पाकिस्तान वाले का भारत में था, अफगानिस्तान वाला भी कुछ कुछ हिस्सा भारत में था। ठीक है, यहां पे एक जगह थी, कौन सी? तक्षशिला। कौन सी? तक्षशिला। जब भी कोई आक्रमण होता था भारत पे, भारी आक्रमण जितने भी रहे हैं, और कौन से? जो स्थल से हुए हैं। अब देखो यहां पे भी क्या है? भारत पे इस तरफ भी जल है, और यहां पे क्या है? हिमालय। क्या है? हिमालय। तो उस वक्त इतनी तकनीकें नहीं थी भी यहां से आक्रमण हो या यहां से हो, और इसको तो भेद पाना भी मुश्किल है भी। यहां से आकर आक्रमण करना हो किसी ने तो बहुत मुश्किल है हिमालय को, क्योंकि चोटियां इतनी ऊंची ऊंची हैं हिमालय की। तो एक ही इलाका था, कौन सा? ये वाला। और यहां भी एक बहुत फेमस चीज रही है, अब भी है, कौन सा? नाम सुना है इसका? यहां से क्या है भाई? मोस्टली आक्रमण जो हुए हैं भारत पर स्थलीय रूप से, तो वो कहां से हुए हैं? इस खैबर दर्रे से हुए हैं। आज देखना जाके खैबर दर्रा है कहां पे, इसकी लोकेशन चेक करना आपने। ठीक है, तो यहां से आक्रमण होना था। अब सबसे पहले देखो, ये पूरा भारत है, आक्रमण कहां से हो रहा है? इस तरफ से। तो सबसे पहले आक्रमण कहां होगा? इस इलाके के अंदर। तो तक्षशिला को पहले ही पता चल गया, क्योंकि चाणक्य के बारे में कहा गया है भी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे भी ये, इनको राजनीति की बहुत ज्यादा जानकारी थी। तो ये क्या करते थे? शास्त्री तो थे ही, पढ़ाते थे तक्षशिला के अंदर, लेकिन साथ में इन्होंने क्या है भी अपने गुप्तचर भी है, तो क्या एक अध्यापक, लेकिन इन्होंने क्या छोड़ रखे थे? अपने गुरुकुल से गुप्तचर छोड़ रखे थे पूरे भारत में। तो इनको जानकारी लगी किस चीज की? भी इस तरफ से किसका आक्रमण होने वाला है? सिकंदर का। किसका? सिकंदर का। अब जिस वक्त चाणक्य है उसी वक्त मगध में क्या है? जितने भी महाजनपद है उन सब में प्रसिद्ध कौन सा है? मगध। मौर्य तब तक नहीं आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, उसके बाद क्या होगा? मौर्य वंश की शुरुआत होगी। तो कौन सा? मगध महाजनपद है, वो बहुत फेमस था और बहुत बड़ा था। फेमस होने के कारण है वो मैं आपको बताऊंगा भी किस वजह से ये प्रसिद्ध हुआ। तो वहां पे नंद वंश का शासक था। कौन था? नंद वंश का शासक, नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। चाणक्य किसके पास जाता है? घनानंद के पास, और घनानंद को मैप दिखाता है किसका? पूरे भारत का, और नाम देता है अखंड भारत। अब हम कई बार सुनते हैं ना भी अखंड भारत का नाम सुनते हैं, वो शुरुआत कहां से हुई थी? चाणक्य से। पहला नक्शा जो बनाया था अखंड भारत का वो किसने तैयार किया था? चाणक्य ने। उन्होंने बताया था भी अखंड भारत जैसी चीज हो सकती है, ये पॉसिबल है भाई अगर हम करना चाहें तो।
घनानंद के पास गया तो घनानंद ने क्या कहा इनको, भी जब आएगा कोई तब हम देख लेंगे। चाणक्य को पता था भी अगर एंट्री हो गई सिकंदर की भारत के अंदर तो वो क्या कर लेगा, पूरे भारत को अपने वश में कर लेगा, कब्जे में ले लेगा। तो इसने क्या किया, भी मगध है तो वो हो सकता है वहां पे जाके इसको रोक दे आक्रमण को पहले ही। तो ये कहां पे जाता है चाणक्य, घनानंद के दरबार में जाता है। वहां पे क्या होती है, चाणक्य की बहुत ज्यादा बेइज्जती की जाती है, किसके द्वारा, घनानंद के द्वारा। अच्छा अब ध्यान से सुनना दो बातें। चाणक्य है किसके अंदर है, गुरुकुल में, तक्षशिला में। कौन से वर्ण से, जाति से संबंध है, ब्राह्मण से। नंद वंश है वो किस वंश, कौन सा वंश है वो, शूद्र वंश है। कौन सा वंश है, शूद्र वंश है। भी आपसे पूछ ले भी पूरे अपनी जो ये टाइम पीरियड रहा है उसके अंदर एक ही ऐसा वंश रहा है जिसने शासक किया है भारत के अंदर। कौन सा वंश है वो, नंद। कहीं पे आपको इसके बारे में क्षत्रिय मिल जाए, लेकिन मोस्टली क्या है ये, कौन सा वंश था, शूद्र वंश था। ठीक है, इसके बारे में जो जिसकी इसकी स्थापना की थी महापद्म नंद ने, उनके बारे में बताऊंगा हम आपको भी उनका जन्म कैसे हुआ था, तो उसमें आपको अंदाजा लग जाएगा भी शूद्र वंश क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है भी कहते हैं घनानंद ने क्या कर दिया, अपमान कर दिया किसका, चाणक्य का। और चाणक्य ने वहां से क्या है, कसम खाई थी भी जब तक मैं मगध शासन पे किसी और को नहीं बैठा दूंगा तब तक क्या होगा, मैं एक तो अपनी वो जैसे ब्राह्मण वो क्या रखते हैं चोटियां, अब तो फिर भी, लेकिन पहले क्या चोटियां बहुत बड़ी बड़ी रखते थे, वो अपनी शिखा खोल देते हैं। वो कहते हैं भी इसमें गांठ मैं तभी लगाऊंगा जब पूरे नंद वंश को खत्म कर दूंगा। यहां से क्या वापस जाते हैं ये कौन, चाणक्य। और इनको रास्ते में खेलता हुआ मिलता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, छोटा सा बच्चा 10-12 साल का। ठीक है, और खेल कौन सा खेल रहे थे, चाणक्य सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य क्या था उसमें, राजा बना हुआ था, और बहुत सारे बच्चे थे वो उसके सामने बैठे थे। और वो इसी तरीके से एक लड़का 12 साल का इसी तरीके से आदेश दे रहा था जैसे कोई बड़े देश का राजा लोगों को आदेश देता है। इसमें कहा जाता है भी जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसके जो पिताजी हैं वो, कहावतें हैं ऐसी भी, कोई तो कहता है भी मयूर पालते थे या मोर पालते थे, इस वजह से इस वंश का नाम क्या पड़ गया, मौर्य वंश पड़ गया। कुछ कहते हैं भी इनकी जो जाति रही है वो कौन सी थी, मयूर जाति रही है, इस वजह से क्या रहा इनका, इस वंश का नाम क्या पड़ गया, मौर्य पड़ गया। कुछ कहते हैं इनको पसंद बहुत थे चंद्रगुप्त मौर्य को मोर, इस वजह से क्या हो गया। हमें इस पे नहीं जाना है, हमने ध्यान में रखना है भी मौर्य वंश की स्थापना किस तरीके से हुई थी। फिर क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को कौन लेके जाता है साथ में, चाणक्य। कहते हैं भी 1000 रुपए सिक्के दिए थे सोने के चाणक्य ने, किसके बदले, चंद्रगुप्त मौर्य के। और इसको जाके वहां पे तक्षशिला में क्या किया, सिखाया, शिक्षा दीक्षा दी, और वापस कहां पे आए। अच्छा मगध में जैसे आए वो पहली बार में भी राजा बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य, तो दूसरी बार में, बड़ा थोड़ा बहुत जानकारी होगी इस चीज के बारे में। तो ये तो देख कहानियां हैं भी, ऐसा तो नहीं है भी कक्षा के हिसाब से हमें या क्लास के हिसाब से याद रखना है, कहानियां तो वैसे भी याद रखी जा सकती हैं। कहते हैं भी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटी सी एक सेना तैयार की और सीधा जाके किस पे आक्रमण कर दिया, धनानंद पे। इतना बड़ा मगध साम्राज्य छोटी सी सेना से नहीं आ रहा भाई, और हार के क्या हो गए वो वापिस चले आए। कौन कौन, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, कुछ एक बचे हुए सैनिक। और वो क्या हुए भी, अब बचने के लिए क्या करेंगे, आसपास के जो जंगल थे उसमें छिप गए। और कहते हैं भी एक रात वो छिपे हुए थे, कोई छोटी सी झोपड़ी थी वहां पे, एक औरत क्या बना रही थी, खाना बना रही थी। और उसने क्या किया, एक रोटी सेक के दी अपने पोते को, और उस पोते ने क्या किया, उंगली मार दी किसके अंदर, रोटी के अंदर। उसकी उंगली क्या होगी, जल गई। अब जैसे उंगली जली तो उसकी दादी ने आवाज लगाई, तू भी चाणक्य जैसा ही है। अब चाणक्य ये बात सुन रहा था,
अब उसने कहा भी सोचा भी चाणक्य जैसा ऐसे कैसे, तो वो बोला दादी मैं कैसे चाणक्य जैसा, बोला उसने भी ऐसे ध्यान नहीं दिया, अगर वो धीरे धीरे करता भी, जैसे रोटी है, रोटी को अगर साइड से खाओगे तो वो ठंडी होती रहेगी और बीच में वो जाए क्या हो जाएगी, जैसे बीच में पहुंचा तब तक वो अच्छे से ठंडी हो जाएगी। अगर चाणक्य भी ऐसे करता, चंद्रगुप्त मौर्य को लेके जो जितना बड़ा साम्राज्य है उसके छोटे छोटे टुकड़े जीतता, पहले भारवाड़ा फिर बारवाड़ा ऐसे, तो फिर उसकी सेना भी बड़ी हो जाती, और जब वो उस पर आक्रमण करता किसके ऊपर, मगध पे, तो उसके पास एक अच्छी बड़ी सेना होती। वहां से सीख लेके गया फिर कौन, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके घनानंद के जो छोटे छोटे इलाके थे जिसपे उसकी पकड़ कमजोर थी उनको जीता, फिर एक बड़ी सेना बना के क्या लाया, धनानंद को। इसलिए कहते हैं अभी अर्थशास्त्र के अंदर जो रचयिता है इसके चाणक्य, वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे भी। अच्छा वैसे अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स होती है, लेकिन इसमें जानकारी किसकी मिलेगी, ज्यादातर जानकारी राजनीति की, विशासन कैसे चलाया जाता है। और इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हाँ व्यापार के बारे में, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, टर्म्स है, उनके बारे में बताया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी अभी, किसने लिखी है, कालिदास ने भी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे राइटर रहे हैं भाई, तभी इनके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इनके बारे में जो भी इन्होंने लिखा है, ठीक है, सारा बहुत अच्छा है। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, यूपीएससी में एक वैकल्पिक विषय होता है, उसमें क्या होता है, हिंदी साहित्य। क्या होता है, हिंदी साहित्य। वहां पे एक बुक है भाई, उस बुक का नाम है आषाढ़ का एक दिन। जब ये पढ़ते हैं तो कालिदास हमें कुछ नहीं लगते भाई, भी इस जैसा इंसान तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, किसी को पढ़नी हो, छोटी सी का इतनी पतली सी बुक है, पढ़ लेना अगर टाइम लगे तो। किताबें पढ़ते रहा करो भी साथ में थोड़ी बहुत, इससे क्या होगा, एक तो बोर नहीं होगे, और थोड़ा क्या किताबों से क्या रहेगा, प्रेम भी बढ़ता रहेगा। संगम साहित्य, ये भी मैंने आपको बताया था, कौन सा है संगम साहित्य। अच्छा किस जगह पे ये बनाया गया संगम साहित्य, कहां पे लिखा गया, कौन से भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में या पश्चिम भारत में, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्व। ये मैंने आपको बताए थे भाई। नाम सुना इनका, बताया था इनके बारे में। इनके समय में जो भी कोई संगोष्ठी हुई है, कोई कवि सम्मेलन हुआ है, ठीक है, जो डाटा इकट्ठा हुआ उन सारों को जोड़ के कंपाइल करके क्या बनाया गया, संगम साहित्य। इसको क्या कहते हैं अपन, दक्षिण भारत का साहित्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत का साहित्य। इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन संगम साहित्य को। इसमें कौन कौन सी बुक थी, कौन सी बुक किस राजा के साथ जुड़ी हुई है। विदेशी विवरण, ये मैंने अभी आपको बताया था, तो बाहर से जो लोग आएंगे वो क्या करेंगे, किताबें लिखेंगे, उनमें क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। ये मैंने आपको 3 बताए थे, विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत। इसके अलावा और भी कैलेंडर मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से थे, ग्रेगोरियन और इतना याद नहीं रहता, यही है। मुस्लिम समुदाय है, उनका कैलेंडर कौन सा है,
अब ये तो लिखवाया ही नहीं, नहीं लिखवाया। देखना, ये लिखवाया हुआ है अभी, हिजरी संवत। अभी जो हम यूज करते हैं, जो डेट समझे, जनवरी फरवरी जो देखते हैं, वो कौन सी है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। विक्रम संवत हो गया, और एक संवत, और जैसे एक गुप्त काल आएगा, गुप्त काल में भी आएगा एक गुप्त संवत। ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कल आपने एक चीज करनी है, आप आओगे, एक तो टेस्ट देना आपने, टेस्ट के साथ हम उसको क्या करेंगे, साथ के साथ रिवाइज कर लेंगे जैसे आपका टेस्ट खत्म होगा। ठीक है। उसके बाद एक क्लास लगाएंगे हम, किसकी? हाँ, वर्ल्ड मैप की और साथ में इंडिया मैप की, दोनों की भी आपको जगह बताएंगे कि कौन कौन से महाद्वीप, कौन कौन से महासागर कहाँ पे हैं, और भारत के अंदर भी कौन कौन सी चीजें उसके आसपास है। इसके अलावा जो रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं प्रमुख जिनको हम याद करते हैं? 3। मैंने तो 5 पढ़ी है भी, आपने कौन कौन सी याद रखने के लिए? वैसे तो बहुत सारी हैं, भूमध्य, मकर, कर्क, हैं, हाँ, आर्कटिक और अंटार्कटिक। ठीक है। मैकमोहन रेखा कहां पे है अभी? चीन और भारत के बीच में। कब खींची गई थी? कल करेंगे, इनको बताऊंगा मैं इनके बारे में सारा। ठीक है। और आप कल एक ये ध्यान में रखना, कभी जैसे और क्लास खत्म आप चले जाओ, जाना नहीं है कल आपने। लास्ट पॉलिटी की लगती है क्लास, पॉलिटी की क्लास लगने के बाद रुके रहना आपने। ठीक है। कल लेट चले जाना, कोई बात नहीं, क्योंकि कल मेरी छुट्टी है और मैं सोच रहा हूँ भाई आपको कुछ 2-4 घंटे तो एक्स्ट्रा पढ़ा दूँ। ठीक है। ज्योग्राफी करनी अलग से कर लेंगे हम, कोई बात नहीं।